नमस्कार, मैं हूं विनोद मिश्रा और लेटेस्ट डिकोड के इस एपिसोड में आज बात होगी कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की। बात होगी एक रईसजादे की, उसकी रईसी की, उसके रसूख की, उसके रफ्तार की, हादसे की, उस पर उठने वाले सवालों की, पुलिस की लिपापोती की और उसके बाद हो रही सियासत की। लेकिन शुरुआत हादसे से करते हैं। हादसा 8 फरवरी को हुआ। 8 फरवरी की शाम 3:15 पर कानपुर के वीआईपी रोड पर एक लैम्बोर्गिनी कार काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। अचानक रेव माल 3 के पास यह गाड़ी सड़क के किनारे खड़े फुटपाथ पर गाड़ियों से टकराती है। दावा यह है कि 5 से 6 लोगों को ये गाड़ी टक्कर मारती है। इसकी टक्कर एक बुलेट सवार से भी होती है। दरअसल एक बुलेट सवार जो है अपनी गाड़ी को किनारे खड़ा करके गाड़ी बैठा होता है। ये टक्कर इतनी तेज होती है कि जो बुलेट सवार है वो करीब 10 फीट तक उछलता है और फिर सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी होती है, चूंकि कार इस बुलेट को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकराती है और वहीं रुक जाती है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लिहाजा काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं। लेकिन तभी उस गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ियां होती है। उनमें से कुछ शख्स उतरते हैं जिन्हें बाउंसर्स बताया जा रहा है। वो तुरंत पब्लिक को हटाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और फिर कार सवार के पास पहुंचते हैं। चूंकि ऑटोमेटिक लग्जरी कार है, लिहाजा हादसे के बाद से जो है ये ऑटो लॉक हो जाती है। लिहाजा उस कार के कांच को तोड़ा जाता है और फिर उस कार में जो सवार शख्स है जो उस कार को ड्राइव कर रहा होता है उसको निकाला जाता है। इस बीच वहां पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस जो घायल होते हैं उनको और जो कार ड्राइवर होता है उस सभी को अस्पताल लेकर जाती है। पुलिस थाने पहुंचती है और उसके बाद पब्लिक भी थाने पहुंचती है। उस लैम्बोर्गिनी कार को भी थाने ले जाया जाता है और वहां पे उसे बाकायदा कवर किया जाता है। जो कार में कवर होता है उस कवर से पूरी कार को ढक दिया जाता है। भीड़ वहां पहुंचती है, हंगामा होता है। जो बाउंसर्स होते हैं जो उस वक्त कार के साथ मौजूद होते हैं दूसरी पिछली वाली कार में, वो भी थाने पहुंचते हैं और ये भी आरोप है कि जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं पीड़ित, उनके साथ बदतमीजी भी होती है। हालांकि इसके बाद देर रात को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। बड़ी बात यही है कि इस एफआईआर में किसी का नाम दर्ज नहीं होता है, यानी कि ये एक अज्ञात एफआईआर होती है। इसके बाद सवाल उठने का सिलसिला शुरू होता है। टाइम्स नाउ नवादा 20 फरवरी मामले पर सवाल उठाता है कि आखिर जब सब कुछ आंखों के सामने है तो फिर एफआईआर में नाम क्यों नहीं है। वहां तमाम ऐसे वीडियोस बने जिसमें दिखा गया कि कौन शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था। जो सीसीटीवी के फुटेज है उससे भी साफ है कि गाड़ी में उस वक्त कौन बैठा हुआ था, स्टीयरिंग किसके हाथ में थी। जो चश्मदीद, करीब दर्जनों चश्मदीद वहां पे मौजूद थे, उन सभी ने भी ये दावा किया कि गाड़ी कौन चला रहा था, उन्होंने गाड़ी के चालक को देखा था। इसके बावजूद भी पुलिस किसी का नाम उस एफआईआर में दर्ज नहीं करती है तो सवाल उठने लगते हैं। और इन्हीं सवालों के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस जो है लिपापोती कर रही है, किसी के दबाव में है। आखिर सब कुछ सामने, आंखों के सामने होने के बाद भी एफआईआर अज्ञात में क्यों होती है। ये सवाल हमने कानपुर के कमिश्नर से भी पूछा और उनका कहना था कि चूंकि जो तहरीर दी गई है उस तहरीर में किसी का नाम का जिक्र नहीं किया गया है। ये तहरीर जो देने वाला शख्स है उसने जो कहानी बताई है उसमें सिर्फ लैम्बोर्गिनी कार नंबर जो उसका है DL11CF 4018 है, इसका जिक्र किया गया है। चालक अज्ञात लिखा गया है, यानी चालक कौन है ये इस तहरीर में उसने नहीं बताया है और इसीलिए चालक का नाम उस एफआईआर में, इस एफआईआर में नहीं है। उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है और इसमें जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है जिसने ये तहरीर दी है, उसका नाम मोहम्मद तौफीक बताया गया है। तो मोहम्मद तौफीक के इस तहरीर में जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई उसमें किसी का नाम नहीं था, इसीलिए पुलिस ने किसी का नाम नहीं दर्ज किया। ये पुलिस का दावा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर जब वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है, चश्मदीद है जो ये बता रहे हैं कि कौन गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का नंबर आपके पास है, रजिस्ट्रेशन गाड़ी का है, तो फिर उसके बिना पर उसकी पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। यही सवाल जब लगातार उठा तो पुलिस ने ये कहा कि हम जो है जांच के बाद अगर उस शख्स का नाम सामने आता है तो उसका नाम जो है एफआईआर में दर्ज किया जाएगा। कुछ देर पहले जो वहां के पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि अब ये जांच से साफ हो गया है कि गाड़ी जो है कौन चला रहा था। गाड़ी चालक का नाम
शुभम मिश्रा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर में जो उसका नाम होगा वो दर्ज किया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी। लेकिन ये शुभम मिश्रा कौन है और आखिर पुलिस शुरू में उसके नाम को एफआईआर में क्यों नहीं लाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है, वो इतनी बड़ी कार से उस इलाके में इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी क्यों चला रहा था, पीछे जो बाउंसर थे वो किसके थे, ये तमाम कहानी बताने से पहले आपको बताते हैं कि शुभम मिश्रा कौन है। दरअसल शुभम मिश्रा कानपुर के एक बड़े कारोबारी के मिश्रा के बेटे हैं। शुभम मिश्रा के पिता जो के मिश्रा है वो तंबाकू का बिजनेस करते हैं और कानपुर के तमाम जो गुटखा कंपनियां हैं उनमें जो तंबाकू सप्लाई होता है वो के मिश्रा के वंशीधर प्राइवेट लिमिटेड फर्म से ही सप्लाई होता है और इस लिहाज से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ा कारोबार इनका है। इनका आवास कानपुर में भी है और दिल्ली में भी बड़ी कोठी है। 2 साल पहले जो है वो शुभम मिश्रा का बर्थडे था और उन्होंने एक बर्थडे सेलिब्रेट किया अपनी कोठी में और उसमें उन्होंने बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स को बुलाया था। करोड़ों रुपए उस पार्टी में खर्च हुए। इसके बाद से ही ये आईटी यानी इनकम टैक्स की नजर में आ गए। 28 फरवरी को इनके यहाँ आईटी की रेड भी हुई थी 2 साल पहले। उस रेड में पता चला था कि इनके पास दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं और शुभम मिश्रा जो है लग्जरी गाड़ियों के शौकीन है। ना सिर्फ लैम्बोर्गिनी बल्कि रॉयल्स रॉय, फैंटम, फरारी, तमाम बड़ी लग्जरी महंगी गाड़ियां जो है इनके कोठी में मिली थी और तभी से ये चर्चाओं में आए थे। उस दौरान चूंकि इनकम टैक्स की रेड थी लिहाजा के मिश्रा चर्चाओं में आए और अब शुभम ने ये इस हादसे को अंजाम दिया है जिसमें 5 से 6 लोग जो है वो घायल हुए हैं। उसके बाद ये सवालों के घेरे में आए हैं। अब चूंकि पुलिस कह रही है कि गाड़ी जो है वो शुभम चला रहा था, जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है, लिहाजा एफआईआर में उसका नाम दर्ज होगा। जो खबर है उसके मुताबिक कुछ देर पहले पुलिस की एक टीम जो है के मिश्रा के घर पहुंची थी। वहां पे जाकर दरवाजा नॉक किया। करीब 8 से 9 मिनट पुलिस वहां मौजूद भी रही लेकिन गेट नहीं खोला गया। ये जरूर चश्मदीदों ने बताया कि उनका जो वकील था वो जब आया तो गेट खोलकर उसके अंदर किया गया लेकिन पुलिस के लिए दरवाजा के मिश्रा का नहीं खुला। ये कहा जा रहा है कि के मिश्रा के घर की तरफ से बताया गया कि शुभम बीमार है और उसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। जो दावा है वो दावा ये भी है कि जिस वक्त से हादसा हुआ शुभम उस वक्त जो है अचानक उसको चक्कर आ गया था, उसकी तबीयत खराब थी और चक्कर आने की वजह से जो है कार डिसबैलेंस हो गई यानी नियंत्रण खो दिया और हादसे का शिकार हुई। जबकि पुलिस का कहना है कि शुभम बिल्कुल फिट है, वो इस वक्त घर पे है। पुलिस इसीलिए उसके घर पे गई थी उसे पूछताछ करने के लिए लेकिन पुलिस को एक्सेस नहीं दिया गया। अब बात होती है जांच की। पुलिस ने जो जांच की है उसमें शुभम मिश्रा की जो है वो अब चेहरा सामने आ गया है। चूंकि बड़ा दबाव था, लगातार मीडिया में इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे। चूंकि आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन भी था तो पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सवाल उठाए और इसीलिए कहा गया कि इस सवालों के दबाव में आकर पुलिस ने ये मान लिया कि शुभम मिश्रा ही ड्राइवर था और ड्राइविंग वही कर रहा था, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बाकी पार्टियां हो, सभी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे गरीब और असहाय लोगों को इंसाफ मिलेगा जब पुलिस इस तरह से बड़े लोगों को, रईसजादों को, रसूख वालों को बचाने की कोशिश करेगी। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा फैक्ट जो है वो जांच के बाद ही सामने आएगा लेकिन इतना जरूर सच है कि पुलिस ने शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में लिपापोती करने की कोशिश जरूर की लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत ने सवाल उठाए तो उसके बाद पुलिस को मजबूर होकर इन सवालों के जवाब देने के लिए शुभम मिश्रा का नाम सामने लाना पड़ा। लेट्स डिकोड के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स डिकोड के अगले एपिसोड्स।